गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, जिसका चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले इसका हम एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और वो टॉपिक है पदार्थ। जिसका आकार या आयतन निश्चित होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। अर्थात वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, मतलब वजन हो, और जो स्थान घेरती हो, जिसे हम आयतन कहते हैं। किसी भी वस्तु की ये दोनों चीज़ें होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ की अगर हम बात करें तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। ऐसे तो अगर हम बात करें तो इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। जैसे पहला है ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। लेकिन हम 3 अवस्थाओं की बात करेंगे। ठोस आगे भी जो समीकरण वगैरह आएगी उसमें हम ठोस को किससे दर्शाएंगे? एस से। किसी भी सूत्र के साइड में अगर एस लिखा है मतलब वो ठोस है। द्रव अगर है कोई समीकरण या कोई सूत्र तो उसके कोष्ठक में क्या लिखा रहेगा? एल। और अगर कोई सूत्र या कोई तत्व, कोई पदार्थ गैस है तो उसके कोष्ठक में क्या लिखा रहेगा? गैस। और अगर कोई पदार्थ का घोल बना हुआ है पानी के अंदर, जल के अंदर, उसे हम जलीय विलयन कहेंगे और उसे हम दर्शाते हैं AQ से। ठीक है, हम ठोस की बात करते हैं। जिसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। मतलब ठोस के अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। द्रव में अणु या उसके कण दूर दूर होते हैं और गैस में बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो द्रव किसे कहेंगे? जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जिस भी बर्तन में हम पानी डालेंगे वह उसका आकार ले लेगा। गैस की बात करें तो गैस का आयतन एवं आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। अब पदार्थ में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, वो देख लेते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन की बात करें तो यह पदार्थ में अस्थायी परिवर्तन होता है। मतलब कोई पदार्थ है, वो अगर वो चेंज भी हो जाता है, उसकी अवस्था चेंज हो जाती है तो वो पुनः वापस से अपनी अवस्था में आ जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अस्थायी परिवर्तन। नंबर दूसरा भौतिक परिवर्तन की बात करें तो कौन सा होगा? कि इसमें पदार्थ के गुण जैसे आकार, रंग एवं अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है। नंबर 3 है भौतिक परिवर्तन में इसमें पदार्थ को पुनः अपनी मूल अवस्था में बदला जा सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, बर्फ़ को हम किस में बदल सकते हैं? पानी में। और पानी को वापस से हम फ्रीजर की सहायता से किस में बदल सकते हैं? बर्फ़ में। यह पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में आ रहा है, इसीलिए इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अगला उदाहरण है, जैसे पानी को हम गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाएगी और वाष्प को जब ठंडा करेंगे तो वो वापस से पानी के में परिवर्तित हो जाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल है लकड़ी काटना। अगर हम किसी लकड़ी को हम काट देते हैं तो वो कटा हुआ भाग ही क्या कहलाता है? लकड़ी ही कहलाएगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल है कागज़ का फाड़ना। कागज़ को अगर हम फाड़ देंगे तो कागज़ का जो टुकड़ा रहेगा वो भी क्या कहलाएगा? कागज़ ही कहलाएगा। तो ये पदार्थ के कौन से परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। हम पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है ये कैसा होता है? स्थायी होता है। मतलब एक बार अगर कोई पदार्थ A है, ये अगर B में बदल गया तो ये B पुनः A में नहीं बदल सकता। ये होता है स्थायी परिवर्तन। नंबर दूसरा, इसमें नए गुण उत्पन्न होते हैं, मतलब उसका संगठन पूरी तरह से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं इसमें। अब इसे पदार्थ को हम पुनः उसकी मूल अवस्था में नहीं बदल सकते। ठीक है। जैसे लोहे पर जंग का लगना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पूरी तरह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लकड़ी का जलना, लकड़ी एक बार जल गई तो क्या बनेगा? कोयला। अब कोयले को हम क्या करेंगे? वापस से लकड़ी में बदल नहीं सकते। यही क्या होता है कि इसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। फिर दूध का फटना, अगर दूध फट जाएगा तो वो जो दूध है उसके गुण, उसके अंदर का संगठन पूरा बदल जाएगा। ठीक है, तो वो वापस अपनी अवस्था में नहीं आता है और यही क्या कहलाते हैं? पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर को प्रश्न उत्तर के अकॉर्डिंग पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से हम इसे पढ़ेंगे। इसे हमने पार्ट में बांटा गया है, जिसका हम अभी क्या कर रहे हैं? फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 का पहला पार्ट। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण
करते हैं तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं और नए पदार्थों का निर्माण होता है। यही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण देख लेते हैं कि मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है, मतलब मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसे हमने शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो ये क्या होंगे? ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? अभिकारक। तथा नया पदार्थ यहाँ पर क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर है इसका, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होती है। जब इसे हवा में खुला रखा जाता है तो यह वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपनी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली निष्क्रिय परत बना लेती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। अतः इस परत को हटाने के लिए जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेजमाल या सैंड पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है। ठीक है, वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाना है तो जलाने के पहले हम उसे क्या कर लेते हैं? साफ कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर कोई भी अशुद्धि या कोई डस्ट पार्टिकल या हमने अभी बात की कि हवा में खुला रहेगा तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, तो उसे हम क्या करते हैं? साफ कर लेते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ऐसे ही जला दिया तो जो नया पदार्थ बनेगा वो शुद्ध नहीं रहेगा, उसमें क्या आ जाएगी? अशुद्धियाँ आ जाएगी। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले हम उसे रेजमाल या सैंड पेपर से रगड़कर साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद अणुओं को संकेत अथवा सूत्र के द्वारा एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो इस प्रकार के समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, जिसे शब्दों में लिखा गया है। अब जब इन शब्दों को जब हम सूत्र या संकेत से प्रदर्शित करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। उदाहरण के रूप में मैग्नीशियम को हमने किससे दर्शाया है? Mg से। ऑक्सीजन को O2 से। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या बनाता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हमने क्या किया? Mg के आगे 2 लिख दिया, क्योंकि एरो के दोनों तरफ हम क्या करते हैं? परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं, इसी को बोलते हैं संतुलित समीकरण। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं भैया? यहाँ पे कितने हैं मैग्नीशियम? 1, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। तो ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिए और यहाँ अभिकारक में भी 2 लगा दिया, तो 2 मैग्नीशियम हो गए। यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन भी हो गए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, अगला उदाहरण है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने किससे दर्शाया है? NaOH से। NaOH की क्रिया किससे कराई? HCl से। तो यहाँ पे 2 नए पदार्थ बन रहे हैं भैया, कौन कौन से? Na के साथ कौन क्रिया कर लेगा भैया? Na के साथ हो जाएगा Cl, तो ये क्या बन गया? NaCl, ये लवण कहलाता है। और यहाँ पर जो OH बचा है ये किससे क्रिया कर लेगा? H से। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा? जल का। मतलब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एरो सोडियम क्लोराइड और जो जल लिखा है, इसे जब हम सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं तो इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया आप समझ गए होंगे कि जब भी इसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ भाग लेते हैं और कुछ नए पदार्थ बनते हैं। जैसे यहाँ पर A और B आपस में मिले और उससे 2 नए पदार्थों का निर्माण हुआ, अभिक्रिया में भाग लिया। तो जो भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक,
और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया और नंबर 5 उपापचयी या रेडॉक्स अभिक्रिया। ये 5 अभिक्रियाएं हैं। तो इसी आधार पर इसके अगले नए 5 क्वेश्चनों का निर्माण हो जाएगा। 5 क्वेश्चन नए बन जाएंगे भैया। चलिए अगला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। संयोजन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बोलते हैं CaO और इसका क्या नाम है, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, चूना पत्थर भी बोल सकते हैं। तो CaO की क्रिया जब हम जल से कराते हैं, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है CaOH ट्वाइस। ठीक है, इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और इसके साथ क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ भैया, 2 अभिकारक आपस में मिले और एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, नए पदार्थ का निर्माण हुआ, एकल उत्पाद का निर्माण हुआ, एक तरीके से एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, इसीलिए हम इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर एक और उदाहरण है, जब हम कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। मतलब जब कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 गैस बनती है। तो यहाँ पे 2 अभिकारक हैं C+O2 और इनके अभिक्रिया करने के फलस्वरूप एक उत्पाद बन रहा है CO2, इसीलिए इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए। तो संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण देख लेते हैं अपन। आपको इतना ध्यान रखना है कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग लेंगे और उत्पाद केवल एक ही बनेगा, उत्पाद केवल एक ही बनेगा, इसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो एकल उत्पाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए 2Mg+O2, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते तो एकल उत्पाद क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा उदाहरण है कि जब बिना बुझे हुए चूने की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो बिना बुझा हुआ चूना, इसका सूत्र क्या है, CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी क्रिया किससे कराना है, जल से, जल का सूत्र लिख दिया H2O। तो CaO की क्रिया जब H2O से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र क्या है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। ठीक है, तो 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं और एक एकल उत्पाद प्राप्त हो रहा है, तो ये किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का। आगे हम बात करते हैं, अगले उदाहरण की बात करते हैं। जब कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कोयला मतलब हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, C, ठीक है, उसको किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो C+O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, इनकी उपस्थिति में जलाते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त हुई, CO2। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे, एकल उत्पाद CO2, इसीलिए इसे संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कहते हैं। अगला उदाहरण है आपका, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है। पता है आपको, हाइड्रोजन को किससे दर्शाते हैं, H2 से, ऑक्सीजन को किससे दर्शाते हैं, O2 से। तो जब H2 और O2 अभिक्रिया करते हैं तो H2O का निर्माण होता है। तो यहाँ पे 2 अभिकारक है, H2 और O2 आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और एक उत्पाद H2O का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। आगे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 या अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, और यहाँ पर H2 के आगे भी क्या लिख दिया है, बने 2। अगला प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन का उल्टा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। संयोजन में जुड़ना होता है और वियोजन में क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, टूटता है।
ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पादों का निर्माण करते हैं, तो उन अभिक्रियाओं को वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण इसका क्या है कि जब हम फेरस सल्फेट FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हम ऊष्मा की उपस्थिति में हम क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा? फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होगा Fe2O3, और कौन कौन सी गैस निकलेगी? SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 मतलब सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है। फिर अगला उदाहरण है इसका वियोजन अभिक्रिया का कि CaCO3 चूना पत्थर को जब हम गर्म करेंगे, चूना पत्थर को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? इससे बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा मतलब CaO प्राप्त होगा, और कौन सी गैस निकलेगी? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर दोनों उदाहरण में आप देख सकते हो कि यहाँ पर FeSO4 टूट रहा है और यहाँ पर CaCO3 टूट रहा है। तो इनके टूटने के फलस्वरूप एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण दीजिए जिनमें ऊष्मा, विद्युत एवं प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो वियोजन अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वियोजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। अतः टूटने के लिए कोई भी अभिकारक टूटेगा तो उसे ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यह ऊर्जा ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। अभिकारक को तोड़ने के लिए उसे ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ऊष्मा के रूप में, प्रकाश से, या फिर विद्युत के रूप में मिलेगी उसे। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, को जब गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। ठीक है। दूसरा उदाहरण है कि जब जल को H2O, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है। कौन? जल। जल में जब विद्युत प्रवाहित की जाती, करंट प्रवाहित किया जाता है तो जल 2 भागों में बढ़ जाता है, H2 में, हाइड्रोजन में, और O2 मतलब ऑक्सीजन में। तीसरा एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड AgCl। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर धातु, और ये सिल्वर धातु मतलब Ag एवं क्लोरीन गैस में ये वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वियोजन अभिक्रिया में हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। तीनों में क्या हो रहा है? तीनों में ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ऊष्मा के रूप में, विद्युत के रूप में, या फिर सूर्य के प्रकाश के रूप में, जिसके कारण अभिकारक 2 से अधिक या 1 से अधिक भागों में टूट रहा है। टूट रहा है मतलब अपघटित हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? जुड़कर नया पदार्थ बनना, और वियोजन में टूटकर नया पदार्थ बनना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन का मतलब होता है अलग होना, पृथक होना, विस्थापन कहलाता है। ठीक है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक सक्रिय पदार्थ, सक्रिय अभिकारक का तत्व दूसरे अभिकारक के तत्व को, जो कम सक्रिय है, अलग कर देता है, मतलब विस्थापित कर देता है एवं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इन अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है। अब मान लो ये कोई सक्रिय तत्व है A, ये किससे मिल रहा है? BC से। तो क्या करेगा? ये सक्रिय तत्व अगर A है तो ये क्या करेगा? ये किससे जुड़ जाएगा? C से। ठीक है। और ये B क्या है? कम सक्रिय, तो ये A C से जुड़ जाएगा और B को क्या कर देगा? अलग कर देगा। ये इसको क्या कर देगा? अलग कर देगा। इसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। आयरन की अगर हम बात करें, ठीक है, आयरन Fe, आयरन
इसकी क्रिया जब कॉपर सल्फेट विलयन के साथ की जाती है, ठीक है। आयरन एक प्रैक्टिकल भी है आपकी किताब में कि आयरन कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो यहाँ पर आयरन जो है अधिक सक्रिय है, किससे? कॉपर से। तो आयरन किससे क्रिया कर लेगा? SO4 से, और क्या बना लेगा? आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बना लेगा, ठीक है। फिर और क्या हो जाएगा फिर इधर भैया? ये फेरस सल्फेट बना लिया और किसको अलग कर दिया? कॉपर को। कॉपर को अलग क्यों कर दिया? क्योंकि कॉपर जो होता है कम सक्रिय होता है। एक और एग्जांपल है कि जब जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट से की जाती है, जिंक की अगर हम बात करें उसे कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो जिंक अधिक सक्रिय होता है, इसलिए जिंक किससे क्रिया कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है SO4 से, और एक नया तत्व बनाता है जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट नया तत्व बनाया, और यहाँ पे कॉपर कम सक्रिय है इसलिए इसे कॉपर को क्या कर देता है? ये अलग कर देता है। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखिए। तो विस्थापन अभिक्रियाओं में आपको क्या ध्यान देना है कि एक कोई सक्रिय तत्व अभिकारक के दूसरे कम सक्रिय तत्व को हटा देता है और उसके साथ जुड़ जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। देखो इसका पहला उदाहरण है आयरन Fe जब कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन जो होता है SO4 से अभिक्रिया कर लेता है और आयरन सल्फेट बना देता है या फेरस सल्फेट का निर्माण करता है, और कॉपर कम सक्रिय है यहाँ पर, इसलिए कॉपर सल्फेट को ये क्या कर देता है? अलग कर देता है, पृथक कर देता है या विस्थापित कर देता है। यही क्या है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखिए, जब जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से की जाती है, मतलब जब जिंक को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो जिंक अधिक सक्रिय होने के कारण SO4 से क्रिया करता है और क्या बनाता है? जिंक सल्फेट का निर्माण करता है, और यहाँ पर कॉपर कम सक्रिय होता है अतः इसे विस्थापित कर देता है, वियोजित कर देता है या अलग कर देता है, ठीक है। यही विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक और उदाहरण है कि जब हम लेड की अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट से करते हैं, मतलब जब लेड को हम कॉपर सल्फेट विलयन में डालते हैं, लेड को कॉपर सल्फेट विलयन में डालते हैं तो लेड अधिक सक्रिय होता है अतः यह SO4 से क्रिया कर लेता है और लेड सल्फेट का निर्माण करता है। यहाँ पर यह कॉपर सल्फेट कम सक्रिय होने के कारण इस कॉपर सल्फेट को क्या कर देता है? ये विस्थापित कर देता है, हटा देता है। मतलब सक्रिय अभिकारक निष्क्रिय या कम सक्रिय पदार्थ को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और एक नया पदार्थ बना देता है। तो ये तीनों उदाहरण किसके हैं? विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। नया क्वेश्चन है आपका, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन, अब हम दो तत्वों का विस्थापन होगा, मतलब यहाँ पर दो अभिकारक जो भाग ले रहे हैं वो अपने तत्वों की अदला बदली कर लेते हैं या आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच उनके आयनों का आदान प्रदान होता है जिससे दो नए यौगिक का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम बात करें बेरियम क्लोराइड, सूत्र है BaCl2, इसकी अभिक्रिया जब सोडियम सल्फेट से करते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4, इन दोनों की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो ये दोनों अभिकारक आपस में आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, आपस में आयनों की क्या कर लेंगे? अदला बदली कर लेंगे। जैसे यहाँ पर बेरियम जो है वो किससे अभिक्रिया कर लेता है? SO4 से, और यहाँ पर एक नया पदार्थ बन जाता है BaSO4 जिसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट, ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बचा? Na2 और क्या बचा? Cl2, ये आपस में क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? NaCl। अब दो हैं तो यहाँ पे क्या लिखा? 2NaCl। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि जब दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अपने बीच तत्वों की अदला बदली अथवा आयनों की अदला बदली कर लेते हैं जिससे दो नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है।
इसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी से संबंधित एक और एग्जाम्पल है, अभी अपन ने बात की थी इसकी, वही सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब बेरियम क्लोराइड से करते हैं, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब बेरियम क्लोराइड से करते हैं तो दो नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। एक तो बेरियम सल्फेट बनता है और दूसरा है यहाँ पे क्या बनता है, NaCl का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसको हमने एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा समझा कि मान लो AB की अभिक्रिया CD से कराते हैं, AB की अभिक्रिया CD से कराते हैं तो ये आपस में क्या करेंगे, तत्वों की या अभिकारों की या आयनों की अदला बदली कर लेंगे। जैसे यहाँ पर A किससे जुड़ गया, C से, और D किससे जुड़ गया है, B से, तो यहाँ पर दो नए पदार्थ बन गए, AC एवं BD। तो दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और आयनों की अदला बदली के द्वारा दो नए उत्पादों का निर्माण करते हैं। इसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया का समीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपापचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हो? उपापचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाओं से क्या समझते हो? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, अब उपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, तथा एक अभिकारक का रिडक्शन मतलब अपचयन। अपचयन मतलब क्या होता है, O2 का निकलना, O2 का निकलना होता है। यहाँ पर दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है। इन अभिक्रियाओं को ही उपापचयन अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन जब जुड़ेगा उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीजन जब निकलेगा उसे रिडक्शन कहेंगे। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो दोनों क्रियाएं एक साथ हो जाती है। इसीलिए इन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं उपापचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर H2 का उपचयन H2O में हो रहा है। H2 का, ये देखिए H2 है, इससे कौन जुड़ा, ऑक्सीजन, तो H2 से क्या बन गया, H2O, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि जो CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये CuO से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया। तो दो अभिक्रियाएं एक साथ हो रही है। यहाँ पर जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीजन निकलता है तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। तो ऐसी अभिक्रियाएं जहाँ पर एक साथ दोनों क्रियाएं होती है उसी को हम बोलते हैं उपापचयन अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को हम अलग अलग समझ लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, उसका अभिक्रिया का उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखी। अभी हमने बात की उपचयन किसे कह रहे हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो इस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब मान लो ये अभिकारक है, इससे अगर ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर इस अभिकारक से हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर, जब कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर Cu, इससे कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या बनाना आता, तो भाई CuO, इसी को हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, एक और उदाहरण है कि जब कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, कोयला मतलब कार्बन, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और कौन सी गैस बनाएगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। अब हम बात करते हैं अपचयन की। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है या हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, कॉपर ऑक्साइड की जब क्रिया हम हाइड्रोजन से करते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो होता है वो किसके साथ जुड़ जाएगा,
H2 के साथ और क्या बना लेगा, H2O। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन। ठीक है, अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल है ZnO, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन से कराई जाती है तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है और किससे जुड़ जाता है, कार्बन से। तो ये क्या बन जाता है, नया तत्व कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जिंक अकेला रह जाता है। मतलब यहाँ पर जिंक के पास ऑक्सीजन था तो इससे निकल कर कहाँ चला गया, कार्बन के पास। यहाँ पर भी देखेंगे कॉपर के पास ऑक्सीजन था, निकल कर कहाँ चला गया, H2 के पास। ठीक है, तो ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आता है, अलग से पूछ लेते हैं, संक्षारण या कोरोजन किसे कहते हैं, संक्षारण या कोरोजन किसे कहते हैं। तो जब कोई धातु या धातु से बनी वस्तु को खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता है तो ये वस्तुएं अपने आप आसपास के वातावरण में उपस्थित पानी, नमी, धूल के कण एवं गैसों के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उनसे क्रिया करने लगती है। अर्थात इन वस्तुओं पर पहले सफ़ेद या सिल्वर कलर की परत, जिसे हम ऑक्साइड की परत कहते हैं, जमने लगती है। इस परत को हम ऑक्साइड की परत कहते हैं। ठीक है, ये जमने लगती है। यह परत धीरे धीरे क्या होती है, मोटी होने लगती है तथा इसका रंग भी धीरे धीरे लाल होने लगता है। इस स्थिति को ही हम धातु का संक्षारण कहते हैं। इससे धातु कमज़ोर होने लगती है। यही पूरी अवस्था क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। हम सिंपल भाषा में अगर समझे कि मान लो कोई धातु की वस्तु है, जैसे ये कोई पलंग है, टेबल है, कुर्सी है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा समय तक हवा के संपर्क में या वातावरण के संपर्क में रहती है तो ये किससे क्रिया करने लगेगी भैया, ये क्रिया करने लगेगी ऑक्सीजन से, पानी से, डस्ट पार्टिकल मतलब धूल के कण। ठीक है, फिर और क्या प्रभाव पड़ेगा, नमी। इनसे धीरे धीरे ये क्या करने लगेगी, क्रिया करने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा, इसकी सतह पर एक पतली परत जमने लगती है, सफ़ेद कलर की पतली परत जमने लगती है। इस परत को हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड की परत। अब यही परत क्या होगी, धीरे धीरे मोटी हो जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और इसका कलर कैसा हो जाएगा भैया, लाल कलर का। अब इसे ही हम, इस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, या धातु पर जंग का लगना कहते हैं। संक्षारण या धातु पर जंग का लगना कहते हैं। इससे ये क्या होगी, ये कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, ये धातु क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। अब इसके उदाहरण भी देख लेते हैं अपन। संक्षारण के उदाहरण है, लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना। अब लोहे के जितने भी बर्तन या वस्तुएं, टेबल, कुर्सी जो भी होती है, उसके ऊपर कौन से कलर की जंग लगती है, लाल कलर की जंग लगती है, लाल रंग की, रेड कलर की उसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है। ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत का बनना। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग चेन, ब्रेसलेट वगैरह चांदी के पहनते हैं तो उनके ऊपर काला कालापन आ जाता है, तो वो समझते हैं कि मेल आ गया है, लेकिन वो मेल नहीं रहता है। चांदी के ऊपर वो पानी, हवा इनके संपर्क में बार बार रहते हैं, इसके कारण चांदी के ऊपर किसकी परत बन जाती है, काले कलर की परत बन जाती है, काले रंग की परत बन जाती है। उसी को हम चांदी पर जंग का लगना कहते हैं। ठीक है, तांबे के बर्तनों के ऊपर अगर हम बात करें, तांबे के बर्तनों के ऊपर कौन सी, हरे रंग की परत बन जाती है। तो तांबे के बर्तन जो पुराने घरों में रखे रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत समय हो जाता है, लेकिन हम जब बाद में देखते हैं तो हरे कलर की एक लेयर बन जाती है। तो हरे कलर की लेयर बन जाती मतलब उसके ऊपर क्या लग गई है, जंग लग गई है। तांबे के बर्तनों पर हरे कलर की जंग लगती है, चांदी के बर्तनों पर काले कलर की जंग लगती है, और लोहे पर जंग जो रहती है वो लाल कलर की लेयर के रूप में हमें दिखाई देती है। अब संक्षारण से या जंग से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो
तो इसके बचाव के क्या क्या उपाय हैं? नंबर 1, धातुओं पर पेंट कर देना चाहिए। धातुओं पर जब हम पेंट कर देते हैं तो बाहर वातावरण के जितने भी बाह्य कारक होते हैं उनका वो प्रभाव नहीं पड़ पाता है और धातुएं जंग से बची रहती है। फिर धातुओं पर ग्रीस लगा देना चाहिए, चिकनाहट बनी रहती है जिससे वो जंग के प्रभाव से वो बच जाती है। तथा एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ा दी जाती है जिसके द्वारा भी हम धातुओं को संक्षारण से या जंग से बचा सकते हैं। मिश्र धातु बनाकर, मतलब हम ऐसे बर्तन बनाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं का उपयोग करें जिससे वो क्या होंगी, उसके ऊपर जंग नहीं लगेगी और जंग के प्रभाव से लंबे समय तक बची रहेगी। जैसे हमारे घरों में जो बर्तन स्टील के उपयोग किए जाते हैं वो मिश्र धातु का उदाहरण है। स्टील के बर्तन, इन पर आपने देखा होगा, इन पर जंग नहीं लगती है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा संक्षारण क्या है, संक्षारण के उदाहरण और संक्षारण या जंग लगने से बचाव के उपाय देख लिए अपन ने। ठीक है, अगला है क्वेश्चन संक्षारण से संबंधित है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने अर्थात संक्षारण से उनका क्षय होने लगता है। अतः लोहे की वस्तुओं को क्षय से बचाने के लिए उन पर पेंट किया जाता है। पेंट होने के कारण लोहे की वस्तुओं पर वायु, नमी एवं अशुद्धियों का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है और वे लंबे समय तक मजबूत बनी रहती है, इसलिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि धातुओं को हम जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं, तो उसका एक उपाय है पेंट करके। तो पेंट किस पे किया जाता है? लोहे के जो वस्तुएं होती, क्योंकि लोहे का उपयोग मजबूती के लिए किया जाता है। अगर उस पर जंग लग जाएगी तो उससे हमारा भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं भैया, लोहे की वस्तुओं पर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने से क्या होगा, इसके ऊपर हवा का, पानी का, नमी का, अशुद्धियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह जंग से बच जाएगी, संक्षारण होने से बच जाएगी, कमज़ोर होने से बच जाएगी। इसीलिए लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता, जब वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उनका अपचयन हो जाता है। अपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया होने लगती है जिससे उनका स्वाद खराब हो जाता है एवं उनसे दुर्गंध उत्पन्न होने लगती है एवं वे खराब हो जाते हैं। इस स्थिति को ही विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है? सिंपल वे में खाने का खराब होना, खाने का खराब होना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है, गंधिता कहलाता है। जैसे अगर हमारे यहाँ कुछ खाना बच जाता है या मिठाई वगैरह बच जाती है तो हम क्या करते हैं, कुछ समय तक इनको रख दिया। अब कभी कभी हम भूल जाते हैं खाना, तो क्या होता है, जब हम याद आती है और जब हम इन्हें खाते हैं तो हमें इनका स्वाद क्या रहता है, खट्टापन आ जाता है या बेस्वाद हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है कि अधिक समय तक अगर कोई भी भोज्य पदार्थ, मिठाई वगैरह आदि खुले स्थान पर रखे रह जाएंगे तो यह वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक है, और वह खाने का स्वाद क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। और ये पदार्थ क्या कहलाता है, विकृत गंधी पदार्थ कहलाता है। अब बचाव के उपाय क्या है भैया, इनको कैसे बचा सकते हैं हम? खाने को या भोज्य पदार्थों को खराब होने से, विकृत गंधी होने से हम कैसे बचा सकते हैं? तो क्या उपाय है? नंबर 1, खाद्य पदार्थों को प्रकाश एवं उष्मा से दूर रखना चाहिए। नंबर 2, खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखना चाहिए। जितना तापमान कम होगा उतनी अधिक समय तक वहाँ पर भोजन सुरक्षित रहेगा। इसलिए घरों में आजकल फ्रिज का उपयोग किया जाता है जहाँ पर सब्जी और खाद्य वस्तुओं को रखा जाता है। तीसरा है, खाद्य पदार्थों को बंद डिब्बों में संग्रहित करना चाहिए। वायु रोधी डिब्बे बनाए जाते हैं, उसी के अंदर उनको रख दिया जाता है ताकि बाहरी हवा का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है और वो लंबे समय तक, ज़्यादा समय तक वो सुरक्षित रहते हैं।
खराब होने से बच जाते हैं। तो अभी क्वेश्चन हमने देखा विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो खाने का या भोज्य पदार्थ का खराब होना ही विकृत गंधिता कहलाता है। कैसे खराब होते हैं भाई खाना, कि जब भी वो हवा के संपर्क में आते हैं उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की लेयर, और वो भोजन की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत प्रकार के पैकेट आते हैं जिसमें चिप्स, कुरकुरे, छोटे बच्चों को खाने के लिए अलग अलग तरीके के भोज्य पदार्थ या प्रोडक्ट आते हैं। तो उनमें क्या बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं। तो आंसर यहाँ पर आलू के चिप्स तेल में तले हुए होते हैं। जब यह वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहते हैं तो ये अपचयित हो जाते हैं, जिससे इनका स्वाद खराब हो जाता है एवं गंध बदल जाती है, अर्थात ये विकृत गंधी हो जाते हैं। अतः आलू के चिप्स को अधिक समय तक अच्छा रखने के लिए आलू के चिप्स की थैली में कम क्रियाशील गैस नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। मतलब क्या है कि जो भी पैकेट में जो आते हैं चिप्स, कुरकुरे वगैरह, इनको सुरक्षित रखने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन गैस कम क्रियाशील रहती है। इसलिए उस गैस को जब इन पैकेटों में भरा जाता है तो उन पैकेटों में उपस्थित खाद्य पदार्थ, चिप्स या उससे रिलेटेड जो भी पदार्थ रहते हैं वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। इसलिए नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्यों, कम क्रियाशील होती है। अगला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का निकलना। ऐसी अभिक्रियाएं बताइए जिसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, आंसर होगा ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण प्राकृतिक गैस का दहन। जब प्राकृतिक गैस जैसे मेथेन को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है तथा क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अतः ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण क्या है, मेथेन गैस को जब जलाया जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक और उदाहरण अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जब चूने को पानी में मिलाया जाता है तो चूने का पानी बनता है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल के अंदर मिलाते हैं तो इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, चूने का पानी बनता है। लेकिन यह पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, मतलब उसमें क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। अतः इस अभिक्रिया को भी हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। अब ऊष्माक्षेपी का उल्टा क्या हो जाएगा, शोषी, जहां पर ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या है आंसर, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश की आवश्यकता होती है, उन अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो इससे सिल्वर प्राप्त होता है और कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस अभिकारक को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऊष्मा का, और वो ऊष्मा किससे प्राप्त हो रही है, सूर्य के प्रकाश से। दूसरा उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यह इस क्रिया में क्या हो रहा है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को किससे प्राप्त हो रही है, ऊष्मा के द्वारा ही इसे तोड़ा जा रहा है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रही है, ऊष्मा को ग्रहण कर रही है, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। एक और एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा को अवशोषित करता है, ठीक है, और
इसी के फलस्वरूप इससे क्या बनता है, सिल्वर बनता है और एक ब्रोमीन गैस बाहर उत्पन्न होती है, बाहर निकलती है। तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड को किसके द्वारा तोड़ा जा रहा है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। मतलब ये तीनों उदाहरणों में क्या किया जा रहा है, ऊष्मा को अवशोषित किया जा रहा है, जिससे एक से अधिक पदार्थों का निर्माण हो रहा है। इसीलिए ये किसके उदाहरण है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फर्स्ट पार्ट का, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना ही क्या कहलाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक विलेय लवणों के विलयन मिलाने पर एक अविलेय ठोस उत्पाद बनता है। मतलब दो से अधिक लवण जो होते हैं उनके विलयन आपस में जब मिलाएंगे तो क्या होगा, एक अवक्षेप उत्पन्न होगा। अवक्षेप मतलब झाग उत्पन्न होगा, ठोस पदार्थ जैसा। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, जब सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण, बेरियम क्लोराइड BaCl2 की अभिक्रिया जब सोडियम सल्फेट से की जाती है, Na2SO4 से की जाती है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, BaSO4 का अवक्षेप प्राप्त होता है और जलीय विलयन किसका मिलता है, NaCl का। ठीक है, तो जहाँ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, झाग बनता है, ठोस पदार्थ के कण बनते हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को ही हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 1 का। अब सेकंड पार्ट आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा।